हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हौसला कोचिंग में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो फिर से मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूं। यानी वीडियो का नाम है संविधान के भाग। आपको याद होगा कि हमारे जो संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं 22 भाग को पढ़ने वाले हैं संक्षिप्त में। हालांकि ये बहुत जरूरी हो जाता है जब आप अनुच्छेद पढ़ते हैं तो उस समय आपको ये मदद करेगा। ठीक है, तो बिना देर किए और आते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पे नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नए नए वीडियो मिले और आप इसका मजा ले पाए। सही और सही तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाग एक की बात करेंगे। भाग एक में क्या है? तो भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। और आपको पता होगा कि भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 1 में ही है भारत राज्यों का संघ। दूसरा में आप पढ़े होंगे कि राज्य का निर्माण। तीसरा में भी राज्य का ही निर्माण है, लेकिन दूसरा में जो है वो बाहरी क्षेत्र को जोड़ने की बात किया जाता है संसद के द्वारा। और तीसरा में अंदर से ही विभाजित करके। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करूं कैसे। जैसे सिक्किम, इससे पहले भारत का भाग नहीं था, लेकिन इसे भारत में सम्मिलित किया गया 1975 में। वहीं पे अगर देखा जाए तो अंदरी राज्य की अगर बात किया जाए, यानी अनुच्छेद 3 के अंदर वहां भी भारत राज्य का निर्माण है। राज्य के निर्माण का अगर बात किया जाए तो जैसे 2000 ईस्वी में सन का बिहार से झारखंड अलग हो गया, या यूं कहे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 2 में भी राज्य का निर्माण है और अनुच्छेद 3 में भी राज्य का निर्माण है। लेकिन वहां पे यह ध्यान देना है कि जब कहेगा कि बाहरी क्षेत्र को सम्मिलित करना अपने देश के अंदर, तो अनुच्छेद 2 को यूज करेंगे। अंदर से ही विभाजित करके एक नया राज्य का निर्माण करना तो अनुच्छेद 3 को। ये सबका और भी परिभाषा अनुच्छेद 4 में दिया गया। तो यहाँ पर संक्षिप्त विवरण आपको मैंने दिया। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक है। क्लियर हो गया। तो आते हैं भाग 2। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें कही गई हैं। यानी भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। किसी व्यक्ति को नागरिक कैसे बनना होगा, है ना, कैसे उनका नागरिकता हट जाएगा, ये सारे चर्चा भाग 2 में ही है, जहां अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन किया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता। अब आते हैं भाग 3 की बात करते हैं। तो आप पढ़ेंगे कि भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जहां हम अनुच्छेद भाग 3 में पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक, जहां मौलिक अधिकारों की चर्चा विस्तार से हम करेंगे। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। वहीं पे अगर बात करें तो भाग 3 हो गया मौलिक अधिकार का वर्णन। ठीक है, इसके अलावा भाग 4। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में क्या है, अब चलते हैं भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4, तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 4 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हम वहां भी विस्तार से पढ़ेंगे, जहां आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहीं पे भाग 4 के क कह ले चाहे ए कह ले, है ना, यहाँ पे क्या है? तो 51A के तहत ही मौलिक तत्व को जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे भाग 4 सिर्फ पूछा जाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर भाग 4 क या ए करके रहेगा तो याद रखेंगे वहां पे मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। यहीं पे मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जो आर्टिकल 51A या क के तहत भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो भाग 4 हो गया। ठीक है, चलते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में याद रखेंगे कि भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा है। भाग 5 के बारे में कहा चर्चा किया है? संघ के बारे में, संघ केंद्र के बारे में, जहां हम आर्टिकल 52 से 152 तक पढ़ने वाले हैं। 52 से 152 तक पढ़ने वाले हैं, जहां पे राष्ट्रपति
लोकसभा, राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है, तो ये सब संघ के ही अंदर आएगा। इसके अलावा भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में है राज्य के बारे में चर्चा। भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में चर्चा, जहां आर्टिकल 152 से लेकर 237 को पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि भाग 6 में ही राज्य के बारे में, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, ये सब सारे विषय इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आता है भाग 7। आपको याद होगा कि भाग 7 के तहत आर्टिकल 238 बी कह लीजिए चाहे ख, जो पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य जो थे ना, उनमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा और विस्तार से। यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिल चुका था और फिर जब पुनर्गठन आयोग, आप देखिएगा, भाषा के आधार पे 1956 में बनाया गया था, तो वहीं पे उससे पहले राज्यों को ABC श्रेणी करके बांटा गया था। तो उस मोमेंट में जो रियासत थे, अगर देखा जाए, सम्मिलित किए गए थे, तो इसमें जो 38B में जो था, इसमें रियासत को सम्मिलित किया गया था। तो वही AB को ये बी 38B यानी 238B कहिए, अच्छा है ख कहिए, तो इसी को रिमूव कर दिया गया। किसके संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन लाया गया और 1956 के तहत, और भाग 7 के अंदर में जो आर्टिकल 238B यानी ख जो है, उसको निरस्त कर दिया गया। तो भाग 7 में याद रखेंगे कि आर्टिकल 238B को भाग 7 में जो है, उसको 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो यहां से क्लियर हो गया। इसके अलावा जाते हैं भाग 8 पे। तो भाग 8 पे चर्चा करने वाले हैं। तो भाग 8 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा कहां है? भाग 8 में, जहां हम करेंगे आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, तो भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात, यानी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा किया गया। इसी प्रकार से भाग 9 में क्या है? ये बहुत इंपोर्टेंट भाग है, भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में चर्चा किया गया। आपको याद होगा कि स्थानीय स्वशासन, चोलकाल, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक पंचायत के बारे में चर्चा है, जहां पंचायत जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पंचायत त्रिस्तरीय की बात करते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में बात करते हैं, बलवंतराय मेहता के बारे में चर्चा करते हैं। तो वहां पे विस्तार से हम पंचायत के बारे में पढ़ने वाले। तो किसमें पंचायत के बारे में चर्चा है? तो भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 43 तक है भाग 9। लेकिन भाग 9 में ही कुछ और भी चीजें जोड़े गए हैं, जैसे भाग 9A। भाग 9A आपको याद होगा, नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया भाग 9A में, जहां आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक वर्णन है। ठीक है, तो भाग 9 में ए में क्या है? नगर पालिका। आपको याद होगा नगर पालिका के बारे में संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। ठीक है, और वहीं पे पंचायत, आपको यह भी याद होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को भी 73वें संविधान संशोधन, तो सेम आसपास में है ये, तो आपको याद होगा। इसके अलावा भाग 9B को भी जोड़ा गया। अब थोड़ा सा समझिएगा, भाग 9B को क्या है इसके अंदर? तो सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया है वहीं पे। तो यहां पे देखिएगा कि भाग 9A में 243P से लेकर 243ZG तक है। वहीं पे भाग 9B में 243ZH से लेकर 243ZT तक वर्णन है अनुच्छेद में। तो याद रखेंगे, हमने सबसे पहले क्या जाना कि भाग 9, तो भाग 9 में क्या है? पंचायत से बारे रिलेटेड बातें की गई हैं, है ना, जहां 243 से लेकर 243 तक है। फिर भाग 9A या कह सकते हैं, इसमें उसमें क्या चर्चा है? नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है, जहां 243P से लेकर 243 क्या है? ZG तक है। उसी प्रकार से भाग 9B, तो भाग 9B में क्या है? तो भाग 9B में क्या है? सहकारिता, सहकारिता समितियां, सहकारिता के बारे में चर्चा किया गया है। 243ZH से लेकर 243ZT तक है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया भाग 9 तक। तो आते हैं भाग 9
के बाद भाग 10 पर चर्चा करते हैं। भाग 10 इसमें क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में, यानी जो भी ट्राइबल एरिया है उनके बारे में चर्चा किया गया। किसमें? भाग 10 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित, है ना, जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। और आर्टिकल क्या है? 244 से लेकर 244 क के अंदर इसका वर्णन है। ठीक है, तो भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, ट्राइबल एरिया के बारे में चर्चा किया गया है। इसके अलावा भाग 11, ठीक है, अब क्या हुआ कि बिचौलिया जो होते थे, मान लीजिए कि ये बिचौलिया जो है ये उत्पादककर्ता से सामान खरीदे 1 रुपए में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये बिचौलिया क्या 1 रुपए में थोड़ी बेचेंगे, यहां से ये सामान को, उसी सामान को उपभोक्ता के पास पहुंचाते हैं 2 रुपए में, यानी 1 रुपये में लिए, 1 रुपए में और बेच दिया, यानी इनको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सामान हकीकत में उत्पादनकर्ता से कहां पहुंचा? उपभोक्ता के पास 2 रुपए के आसपास। अब यानी ये महंगा हो जाता था उपभोक्ता के पास आते आते। तब क्या हुआ कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों का स्थापना किया गया, वो भी 9B को जोड़कर, ठीक है, जहां पे जो उपभोक्ता अधिनियम संगठन बनाया गया है ना, उत्पादक समितियां बनाई गई। ये क्या समितियां? इन जो मीडिएटरों को खेल को समाप्त करने के लिए, यानी इनके बीच जो बिचौलिया बने हुए थे, इनको समाप्त करके डायरेक्ट उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता के साथ जोड़ने के लिए, ताकि जो सामान महंगा इनके पास पहुंच रहा है वो सस्ते में पहुंचे। तो इसको लेकर सहकारी समितियों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो ये था आपका 9B, ठीक है। अब फिर हम कहां थे? 11 पे थे, यानी भाग 11 पे थे। तो भाग 11 पे आए थे। अब चलते हैं भाग 11 में क्या है। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध इस भाग में है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो भाग है 11, तो संघ में केंद्र और राज्य के बीच जो वर्णन है, संबंध है, वो भाग किस में है? तो भाग 11 में है। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं भाग 12 पे। भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद के बारे में चर्चा किया गया, जहां आर्टिकल 264 से लेकर 300 का कहिए चाहे एक कहिए। अब थोड़ा सा इसे यहां पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो अच्छा बताइए संपत्ति के अधिकार किस भाग में वर्णन है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप आंसर देंगे कि भाग 12 में है। आपको याद होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 301 के तहत इसे क्या किया गया? डाल दिया गया 301 के तहत विधिक अधिकार बनाएगा। आपको ये विधिक अधिकार जब बनाया गया तो बलिष्ठ संविधान संशोधन के तहत कानूनी अधिकार इससे बनाया गया, ठीक है। नहीं सॉरी, यहां पे ध्यान देंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, और उसे डाला गया कि तो 301 के तहत उसे डाला गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब आपका जो है प्रक्रिया, यानी अब जो आपका अधिकार है वो कानूनी अधिकार बन गया, संपत्ति का अधिकार। पहले जो था मौलिक अधिकार में, तो आर्टिकल 31 में मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब ये किस में आ गया है? 300A। 300A जो आ गया है वो ये कानूनी अधिकार बन गया है। ध्यान रखना है कि ये किस भाग में है संपत्ति का अधिकार, तो याद रखेंगे संपत्ति का अधिकार है ये भाग 12 में। तो बीच से संबंधित बातें, संपत्ति का अधिकार या जो भी समुदाय वाद, ये सारे कहां है? भाग 12 में है। तो भाग 12 क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भाग 13 की बात करते हैं। भाग 12 के बाद आते हैं भाग 13 में। तो भाग 13 में आते हैं, तो भाग 13 में क्या लिखा है? तो भाग 13 में लिखा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, है ना, व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में चर्चा, यानी जो भारत के अंदर हम व्यापार करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, है ना, उनके बारे में जो चर्चा है वो भाग 13 में है, जहां आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है। तो क्लियर हो गया भाग 13 में क्या है। उसके बाद भाग 14। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्य अधीन सेवाएं, यानी आपको याद होगा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग का चर्चा जो है वो किसमें है? तो भाग 14 में है, ठीक है, जहां आर्टिकल 308 से लेकर 323, इसी में आप पढ़िएगा यूपीएससी के बारे में 315 में वर्णन किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग, ये सारे चीज ये आपको वहां पर विस्तार से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम भाग 15 में। भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन। तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित बातें कही गई हैं। तो याद रखेंगे यहां पे
324 से लेकर 329। आपको पता है निर्वाचन आयोग का अगर देखा जाए तो वर्णन कहाँ है, 324 में ही है वर्णन। तो 324 से लेकर 329 तक इन्हीं के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 की अगर बात करें तो भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान किए गए हैं तो भाग 16 में ही डाले गए हैं। जहां अगर बात किया जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गए, इनके कुछ आरक्षण से संबंधित बातें जैसे लोकसभा या राज्यसभा जो भी, इसके बाद सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट में, तो ये जो आरक्षण मिला हुआ है वहां पे ये सब बातें कही गई हैं, ठीक है। तो भाग 16 है। भाग 16 में क्या है, कुछ विशेष। भाग 16 के बाद अगर बात किया जाए तो भाग 16 के बाद क्या है, 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा आयोग। भाग 17 में क्या है, राजभाषा आयोग। यानी आपको याद होगा कि अभी भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है अपना। तो इनके बारे में जो चर्चा है, जैसे कि 343 में हिंदी के बारे में चर्चा है ना, हिंदी के विकास के बारे में 344 के बारे में पता है, मातृभाषा हिंदी 350। तो इस सारे चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हिंदी के विकास में जैसे कि 351 तक है, ये 344 में ये सारी चीज। तो यहाँ पे 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो राजभाषा किसमें है, भाग 17 में है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। इसके अलावा भाग 18, भाग 18 में किसका चर्चा है, तो भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा किया गया। भाग 18 में किसके चर्चा किया गया, आपात उपबंध के बारे में, जहां आर्टिकल 352 से 360 के बारे में चर्चा किया गया। हालांकि मैं आपातकाल, आपातबंद बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज होता है कि ये भाग है ना विकास में, जैसे कि 351 तक है, ये 344 में ये सारी चीज। तो यहाँ पे 343 से लेकर 351 तक जो है राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो राजभाषा किसमें है, भाग 17 में है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। इसके अलावा भाग 18, भाग 18 में किसका चर्चा है, तो भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा किया गया। भाग 18 में किसके चर्चा किया गया, आपात उपबंध के बारे में, जहां आर्टिकल 352 से 360 के बारे में चर्चा किया गया। हालांकि मैं आपातकाल, आपातबंद बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज होता है कि ये भाग है ना कि अनुच्छेद है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम होता है। कई बार हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि भाग जैसे पूछ दिया जाए कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अब दिमाग में आ जाता है या फिर भाग 18 था कि अनुच्छेद 18 था। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी है, जो मौलिक अधिकार के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अनुच्छेद है ना कि भाग है, और ये भाग है। अगर पूछेगा भाग 17 में क्या है तो आप याद रखिएगा राजभाषा आयोग का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि भाग 18 में क्या है, आप क्या कीजिएगा, आप क्या कहिएगा, तो एक आपात उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है, जहां 352 से 360 तक हम पढ़ते हैं आपात उपबंध के बारे में, हालांकि इससे पहले बता चुका हूं। उसके बाद भाग 19, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन 361 से लेकर 367, यानी मिसलेनियस, यानी जो भी विविध कार्य जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कुछ ऐसे भी होता है निर्णय जहां पे शीर्ष न्यायालय हस्तक्षेप ना करें, तो ऐसे सारे चीजों को भाग 19 में है वर्णन। इसके अलावा भाग 20, भाग 20 में संविधान का संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको पता चलेगा कि भाग 19 में क्या, 20 में क्या है। तो भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन 368 के थ्रू, और जितने भी संविधान में संशोधन हुए वो इसी के थ्रू होते हैं। इसके अलावा भाग 21, भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रबंध उपबंध किए गए हैं, जहां 369 से 392 अनुच्छेद को रखा गया है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सारे राज्य जो थे उनको कुछ अधिकार मिला। इसके बाद अस्थायी रूप से विशेष राज्य का दर्जा, जैसे कि महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम जैसे राज्यों को है ना विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया। तो ये सारी चीज आगे चल के क्या हुआ कि उनका जो पुराना जो नियम हो उनको समाप्त करते हुए, तो ये सारे विषय जो दिए हैं वो कहाँ है, भाग 21 में, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ठीक है। इसके बाद भाग 22, भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरपेक्ष, यानी अब संविधान जो है अपना वो हिंदी में प्राधिकृत किया जाए। तो ये सारे चर्चा जो है वो कहाँ है, भाग 22 में है। और इसका वर्णन जो है
393 से लेकर 395 तक है। तो ये था अपना भाग 22 जो मैंने आपको बताया। और आपको कई बार भाग से ही संबंधित क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो आपको इस भाग को ध्यान रखना है। शॉर्टली एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूं जल्दी जल्दी, तो याद होगा। भाग 1 संघ और राज्य के बारे में चर्चा किया।